नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल के यादव ऑन साइंस में। कल हमने लाइट चैप्टर में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में चर्चा की थी और प्रकाश के अपवर्तन में कुछ अपवर्तनांक के न्यूमेरिकल्स यानी सवाल किए थे और कुछ उदाहरण देखे थे अपवर्तन के। अपवर्तन के उदाहरणों में हमने देखा था पानी में डूबा हुआ सिक्का, पानी में डूबी हुई लकड़ी, सूर्य का अस्त होते समय अस्त होने के बाद भी थोड़े समय तक दिखाई देना। आज उन्हीं में कुछ हमारे सवाल हैं, उन्हें हम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं कल के कुछ सवाल। जैसे कि कल मैंने एक उदाहरण दिया था कि पानी में डूबा हुआ सिक्का, ये अपना पानी भरा है, अगर पानी में सिक्का यहाँ पर है, क्योंकि बिल्कुल तली में ही रहेगा सिक्का, लेकिन हमें कहाँ दिखाई दे रहा था, सिक्का यहाँ पर दिखाई दे रहा था, तो ये अपनी क्या हो गई, ये जो है ये रियल इमेज है। कौन सी इमेज है? ये रियल इमेज है, यानी वास्तविक। वास्तव में सिक्का कहाँ था? यहीं था, लेकिन ये हमें क्या दिखाई दे रही है? आभासी इमेज है ये, यानी वर्चुअल इमेज है। तो अगर हम बात करें कि ये पूरा कितना है, 12 सेंटीमीटर है, ये पूरी जो हमारे पास ये पानी का जो बर्तन है ये पूरा 12 सेंटीमीटर है, तो रियल में जो गहराई थी ये क्या है? ये वास्तविक गहराई है, रियल डेप्थ, वास्तविक गहराई, ये वास्तविक गहराई है। लेकिन हमें सिक्का कहाँ पर दिख रहा है? हमें सिक्का यहाँ पर दिख रहा है, तो ये क्या होगी? ये होगी आभासी गहराई, आभासी गहराई, एपरेंट डेप्थ। ये हो गई अपनी एपरेंट डेप्थ। तो हम देखेंगे कि अगर रियल में इमेज 12 सेंटीमीटर नीचे है, अगर रियल में सिक्का 12 सेंटीमीटर नीचे है, तो हमें कितना ऊपर दिखाई दे रहा है? ऊपर से देखने पर हमें सिक्का कितनी गहराई में दिखाई देगा? अगर हम ऊपर से सिक्के को देखेंगे तो ऊपर से सिक्का कितनी गहराई में दिखाई देगा, और रियल में वो यहाँ से कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। एक तो क्वेश्चन हो गया इसमें से कि सिक्का हमें कितनी गहराई में दिख रहा है, लेकिन वास्तविक जो गहराई थी उससे कितना ऊंचा दिख रहा है, ये उसमें अंतर हो गया ना। वास्तव में रियल इमेज अपनी यहाँ पर थी, लेकिन हमें दिखाई यहाँ दे रहा है, तो यहाँ से देखने पर ये कितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, और ऊपर से देखने पर ये कितना गहराई में प्रतीत होगा। तो ये एक क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं हम। क्वेश्चन है अपने पास, एक बर्तन जिसकी गहराई 12 सेंटीमीटर है, उसमें एक सिक्का डला है, तो इसमें से दो क्वेश्चन बनेंगे। सिक्का कितना गहराई में दिखाई देगा, और दूसरा क्वेश्चन है सिक्का कितना उठा या उभरा हुआ है।
सिक्का कितना गहराई में दिखाई देगा, ये क्वेश्चन हो गया अपना यहाँ से देखने पर। यहाँ से हम सिक्के को देख रहे हैं तो यहाँ से सिक्का यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन रियल में वो यहाँ से कितना उठा हुआ प्रतीत होगा, यहाँ से वो कितना ऊपर दिखाई देगा, यानी कि ये ऊंचाई उसकी कितनी हो गई। तो ये है सिक्का कितना उठा या उभरा हुआ प्रतीत होगा। तो इन दोनों के क्वेश्चनों को देखते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक का, इनकी ऊंचाई निकालने के लिए। तो म्यू इक्वल टू होता है R अपॉन ए। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। R मतलब होता है रियल डेप्थ यानी वास्तविक गहराई, ये होती है एपरेंट डेप्थ यानी आभासी गहराई। तो देखते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। तो ये वाला देखेंगे, सिक्का कितना गहराई में दिखाई देगा। तो म्यू यानी अपन किसकी बात कर रहे हैं, म्यू क्या है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसका होगा, पानी का, क्योंकि बर्तन में क्या भरा हुआ है, पानी। एक बर्तन जिसमें पानी भरा है, पानी भरा हुआ है, तो पानी का अपवर्तनांक कितना हो गया, 4/3। और वास्तविक गहराई कितनी है बर्तन की, 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या देखनी है, सिक्का कितना गहराई में दिखाई देगा, यानी उसकी आभासी गहराई निकालना है। तो ये आ गया ए। इसे करेंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12 × 3/4 यानी ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। हमें सिक्का 9 सेंटीमीटर क्या दिखाई देगा, गहराई में दिखाई देगा। रियल में सिक्का 12 सेंटीमीटर नीचे होगा, लेकिन हमें 9 सेंटीमीटर गहराई में देखेगा। ये आ गया अपना पहले का आंसर। अब हम देखेंगे बी का आंसर। इसके लिए मैं थोड़ा इसे मिटा रहा हूँ। बी में क्या देखेंगे हम, जब अपने पास आभासी गहराई पता चल गया अपन को कि आभासी गहराई इतनी है, तो सिक्का कितना उठा हुआ या उभरा हुआ प्रतीत होगा। ये एक बाल्टी थी, उसमें ये पानी था, सिक्का यहाँ है लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये इमेज कितनी, ये गहराई अपन को कितनी मालूम नहीं चल पा रही है। तो अपन ने रियल डेप्थ में से वर्चुअल डेप्थ या रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ यानी कि वास्तविक गहराई से आभासी गहराई घटा देंगे। तो वास्तविक गहराई अपने पास कितनी है, 12, और आभासी गहराई कितनी है, 9। यानी सिक्का हमें 3 सेंटीमीटर उभरा हुआ प्रतीत होगा, यानी उठा हुआ प्रतीत होगा। ये हमारे बी का आंसर आ गया। ये हमने देखा, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा और प्रकाश का परावर्तन पढ़ा। ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। इसे आप नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते आगे की ओर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे हम। पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखते हैं हम। जब तक आप पुरानी वीडियो देखना न भूलें, क्योंकि जब तक हम पिछली वीडियो नहीं देखेंगे हमें ये वाली बातें समझ में नहीं आ पाएंगी। पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, जभी हम इन टॉपिक को समझ पाएंगे। अब हम देखते हैं एक नया टॉपिक,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखते हैं इसके बारे में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक बात हमेशा याद रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमने अपवर्तन में पढ़ा, दो माध्यम देखे थे, सघन से विरल में जाना, विरल से सघन में जाना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमेशा सघन से विरल में जाने पर होता है। हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे जब ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देख पाएंगे। उसके लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन निम्न में से किसमें होगा? ऑप्शन ए, पानी से वायु में जाने पर। ऑप्शन बी, पानी से कांच में जाने पर। ऑप्शन सी, निर्वात से वायु में जाने पर। ऑप्शन डी, कांच से हीरा में जाने पर। ये चार ऑप्शन हैं आपके पास, आप इनका पता लगाकर बताइए कि कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी से वायु या पानी से हवा में जाने पर। क्यों? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमेशा सघन से विरल माध्यम में जाने पर होता है। तो देखिए, पानी क्या हो गया? वायु के सापेक्ष सघन हो गया। यहाँ पर पानी विरल है क्योंकि कांच इससे सघन होता है। यहाँ पर निर्वात विरल है क्योंकि निर्वात से ज़्यादा सघन वायु है। यहाँ पर कांच विरल है क्योंकि कांच से ज़्यादा सघन हीरा है। तो ये हमने देखा, सबसे पहला पॉइंट ये हमें जरूर याद रखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन सघन से विरल में, डेंस टू रेयर में जाने पर होता है। अब हम पढ़ते हैं इसमें आगे की ओर कि अगर कोई माध्यम में, अगर सघन माध्यम में जो आपतित किरण होगी, आपतित किरण विरल माध्यम में जाने पर हमेशा अविलंब से दूर भागती है। तो जो आपतन कोण होगा वो क्या होगा? जो आपतित कोण होगा उससे हमेशा विरल में जाने पर क्या रहेगा? वो हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो एक ऐसा आपतन कोण आएगा, एक ऐसा आपतन कोण आएगा जब अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। किस प्रकार, देखते हैं। ये हमारी एक आपतित किरण गई और सघन से विरल में जा रही है। ये अपना सघन माध्यम हो गया डेंस, ये अपना विरल माध्यम हो गया रेयर। हमेशा पूर्ण आंतरिक परावर्तन सघन से विरल में जाने पर होगा। जब ये सघन से विरल में जाएगी तो इसे जाना ऐसे था, लेकिन ये क्या हो जाएगी? अविलंब से दूर जाएगी, तो ऐसे हो जाएगी। तो ये जो कोण रहेगा, ये यही वाला तो माना जाएगा कोण। यहाँ पर ये रहेगा, ये कौन सा हो गया? आपतित कोण हो गया। आपतित कोण क्या हो गया? इंसिडेंस एंगल। और ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया। लेकिन इसी को एक बार हम यहाँ से ले जाएं तो ये वाला जो एंगल है वो ऐसे जाना था,
लेकिन ये वाला अपना इसी लाइन पर वापस लौट जाएगा। तो आपतन कोण का वह मान, ये दूसरा आपतन कोण हो गया। आपतन कोण का वह मान जो आपतन कोण का वह मान जो अपवर्तित कोण को, ये अपवर्तित कोण हो जाएगा क्योंकि ये अभिलंब है, ये दूसरा अपवर्तित कोण हो जाएगा। ये वाली आपतित किरण गई और टकराकर ये ऐसे चली गई, तो ये फिर अपवर्तित कोण हो गया। आपतित कोण का, आपतन कोण का वह मान जो अपवर्तित कोण को 90 डिग्री कर दे, जो अपवर्तित कोण को 90 डिग्री कर दे, तो इसे क्या बोलेंगे, इस आपतन कोण को क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण। क्या बोलेंगे इसे, क्रांतिक कोण। तो आपतन कोण का वह मान जो अपवर्तित कोण को 90 डिग्री कर दे, इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण बोलते हैं। तो क्रांतिक कोण वह घटना है कि कोई आपतन, अगर कोई आपतित किरण जा रही है तो उसका जो आपतन कोण बनेगा यानी इंसिडेंस एंगल बनेगा, वो रिफ्रैक्टेड एंगल को 90 डिग्री कर दे तो उसे क्रांतिक कोण बोलेंगे। फिर वही एक और, अगर अपन किरण गुजारें, एक और आपतित किरण अगर उसका जो क्रांतिक कोण है उससे भी ज़्यादा हो जाए तो उसी घटना को हम बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हमने अब इसी आपतन कोण का मान और ज़्यादा करें, हम इसे यहाँ पर ले आए इतना, तो यहाँ से हम एक रेखा गुजारेंगे, तो जब यही वाली किरण थी, यही 90 डिग्री हो गई थी, तो ये वाली जो लाइन जाएगी ये वापस उसी माध्यम में लौट आएगी, ये वापस क्या हो जाएगी, उसी माध्यम में लौट कर आ जाएगी। तो आपतन कोण यानी क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा जो आपतन कोण होगा, क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा जो आपतन कोण होगा, वो वाली जो अपवर्तित किरण होगी वो उसी माध्यम में यानी सघन माध्यम में ही वापस लौट कर आ जाएगी। क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा, क्रांतिक कोण से भी बड़ा आपतन कोण, वो उसी अपवर्तित किरण को उसी माध्यम में वापस लौट कर आएगी। इसी को बोलेंगे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि हम देखें तो जो अपना क्रांतिक कोण था उससे भी बड़ा जब हम कोण कर देंगे, किसे, एक और आपतित कोण कर देंगे, तो उस वो वाली किरण उसी माध्यम में वापस लौट कर आ जाएगी। यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जिस माध्यम से किरण गुजारी गई उसी माध्यम में वापस आ जाए तो इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। परावर्तन में भी क्या हो रहा था, उसी माध्यम में वापस आ रही थी, लेकिन ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, सघन से जाकर सघन में ही वापस आ जाए, इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश का बिल्कुल भी क्षय नहीं होता है, 100% प्रकाश एज इट इज वापस लौट कर आता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण है, सबसे अच्छा नियम यही है। इसे आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। मृग मरीचिका का बनना, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं मिराज, MIRAGE। मिराज का बनना, जो मृग मरीचिका बनती है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। नंबर 2 देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर ये भी अपना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण ही है। ऑप्टिकल फाइबर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण ही है। इसे हिंदी में हम
दूरसंचार भी बोलते हैं। एक और उदाहरण देखें इसका हम, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक और उदाहरण क्या हो जाएगा, एंडोस्कोपी। स्कोपी ये होती है हमारे शरीर के अंदर की जांच करने वाला इस एक उपकरण होता है। अंदर की जांच करने का एक उपकरण होता है। एंडोस्कोपी में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही रहता है। एक और उदाहरण देखें तो कांच के चटक जाने पर उसकी दरार का चमकीला होना, उसकी दरार का क्या होना, चमकीला दिखना। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण हैं, इन्हें आप नोट कीजिए। और इसी के साथ हम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एक दो उदाहरण और देखते हैं और हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। कल से हम स्टार्ट करेंगे दर्पण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अपवर्तन सहायक कारक है, जबकि एक मिनट इसे थोड़ा इरेज करेंगे। जो मिराज होता है अपना मृगमरीचिका, मृगमरीचिका में अपवर्तन सहायक कारक है, जबकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ये मुख्य कारक होता है। तो ये हमने देखा कि अगर ऑप्शन में मृगमरीचिका के क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा फिर अपवर्तन, क्योंकि इसमें अपवर्तन का भी थोड़ा बहुत भूमिका रहती है, क्योंकि सघन से विरल वाला कंसेप्ट है वो अपवर्तन का ही रहता है। आज हमारा ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूरा हो चुका है। कल से हम दर्पण मिरर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद साथियों।